हाय गाइस, दिस इज अभिजीत फ्रॉम नरेश ट्यूटोरियल्स। एक बार हम फिर आए हैं आपके सामने एक नया चैप्टर लेके, जो आपका है तो बुक के हिसाब से प्रीवियस चैप्टर, लेकिन हम इसको अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है आपका पीरियोडिक टेबल। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, पीरियोडिक। पीरियोडिक से तो सबको मालूम ही है कि पीरियोडिक मतलब एक इंटरवल के बाद जब चीजें रिपीट होती हैं तो उसे हम पीरियोडिक बोलते हैं, ठीक। लेकिन यहां पे इंटरवल क्या कंसीडर होगा? ग्रुप या पीरियड, ठीक। पर्टिकुलर ग्रुप के बाद कोई प्रॉपर्टी रिपीट हो रही होगी या पर्टिकुलर पीरियड के बाद कोई प्रॉपर्टी रिपीट हो रही होगी, ठीक। वो होंगी आपकी जो प्रॉपर्टीज होंगी, उनको बोलेंगे हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, और उस हिसाब से जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एक पर्टिकुलर टेबुलर फॉर्म में जो बनाया गया है एलिमेंट्स का, उसे हम बोलेंगे पीरियोडिक टेबल, ठीक। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि पीरियोडिक टेबल क्यों जरूरत पड़ती है। पहले तो हमको पता होना चाहिए कि नीड क्या थी, ठीक। फिर उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, फिर वो होती क्या है। तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि उसकी जरूरत कहां पड़ी, ठीक। क्योंकि बिना जरूरत की कोई चीज इन्वेंट नहीं होती। तो यहां पे पीरियोडिक टेबल की जरूरत हमें तब पड़ी जब एलिमेंट्स की डिस्कवरी बहुत तेजी से बढ़ने लगी, ठीक। एलिमेंट्स को मेमोराइज करना इतना इजी नहीं था, और इन साइंटिस्ट लोगों के लिए भी बहुत डिफिकल्ट होता था हर एक एलिमेंट को मेमोराइज रखना विद देयर प्रॉपर्टीज, विद देयर मास, विद देयर इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उन्होंने एक तरीका खोजने की कोशिश करी। तो सबसे पहले इसमें सामने आए डोर्मेनियर, ठीक। डोर्मेनियर आपके थे जर्मन साइंटिस्ट, जर्मन केमिस्ट, ठीक। इन्होंने इन्वेंशन कब करी? इन्होंने इन्वेंशन करी 1817 में, ठीक। 1817 में इन्होंने क्या बताया कि हम तीन तीन एलिमेंट्स अगर कंसीडर करते हैं और उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो उसका, मान लीजिए जो तीन एलिमेंट कंसीडर करने को बोला था, मान लीजिए वो तीन एलिमेंट ये हैं। अब इनका कहना क्या था कि ये जो फर्स्ट वन और थर्ड वन जो एलिमेंट होगा, उन दोनों का एटॉमिक मास का सम, ठीक। उन दोनों के एटॉमिक मास का सम या उन दोनों के एटॉमिक मास का मीन किसके बराबर होगा? सेकेंड वन के बराबर। यानी इनका कहना क्या था? 1+3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 2, और ये 2 किसके बराबर? इसके बराबर। सेम मेथड इन्होंने एलिमेंट्स के साथ लगाया। तो इन्होंने सबसे पहला इन्वेंशन किया लिथियम का। पहले ट्राइड का इन्वेंशन इन्होंने किया लिथियम का। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक। पोटेशियम का मास होता है 39, सोडियम का मास होता है आपका 23, और लिथियम का मास होता है 7। अब इस रूल के हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट वन ये है और थर्ड वन ये है, तो इन दोनों के मास का सम कर देते हैं। तो 7 + 39 कितना? 46। कोई बात नहीं। अब मीन क्या कहता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 1 + 1 2, तो ये कितना हुआ? 23। और आप देख सकते हैं 23 किसके बराबर? सोडियम के मास के बराबर। तो इस हिसाब से इन्होंने पहला ट्रायड बनाया। सिमिलरली इन्होंने दूसरा बनाया। दूसरे में ठीक, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और
बेरिलियम। ठीक, इनके भी मास का जब सम आप करेंगे इसके और उसका मीन लेंगे तो वो अप्रोक्सीमेट स्ट्रोंटियम के मास के बराबर आता है, एग्जैक्ट नहीं आता। आप डिफरेंस देख सकते हैं, आपके दूसरे ट्रायड में डिफर शुरू हो गया, एग्जैक्ट फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में ये, थर्ड वाले में थोड़ा और डिफर हुआ। ठीक, तो उसके बाद जो इन्होंने ट्रायड बनाया वो रूल फॉलो नहीं कर पाए। ठीक, तो ये कहां फेल हुए, एलिमेंट्स, मोर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अरेंज करने में ये फेल हो गए, क्योंकि उस समय इन्वेंशन एलिमेंट्स की बहुत तेजी से हो रही थी। ठीक, तो इस कड़ी में एक नए साइंटिस्ट आए, न्यूलैंड, जो इंग्लिश साइंटिस्ट हैं। ठीक, इंग्लिश साइंटिस्ट थे, इन्होंने इन्वेंशन किस में की थी, 1866 में। ठीक, 1866 में इन्होंने इन्वेंशन करी। इन्होंने क्या लॉ दिया, इन्होंने कुछ लॉ नहीं दिया, इन्होंने केवल सिंपल एक हिंदी के सुर का इस्तेमाल किया। हिंदी में 7 सुर होते हैं और जो 8वां होता है वो आके रिपीट हो जाता है किससे, फर्स्ट वन वाले से। इन्होंने भी सिमिलर किया, इन्होंने 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, जो 8वां एलिमेंट आया उसको किसके नीचे रखा, 1 और 8 की। क्यों, क्योंकि फर्स्ट 1 और 8 की प्रॉपर्टीज मैच हो रही थी। ठीक, फिर इन्होंने अरेंज किया, फिर इन्होंने लगाया, लेकिन ये भी कहां फेल हो गए, कुछ एलिमेंट्स को अरेंज करने के बाद ये फेल हो गए। ठीक, क्योंकि आगे के जो थे उनकी प्रॉपर्टीज वर्टिकली मैच नहीं हो रही थी। ठीक, तो वहां पे फिर एक और इन्वेंशन की जरूरत पड़ी, जो इंपॉर्टेंट इन्वेंशन थी किसकी, मेंडलीव की। ठीक, मेंडलीव आपके रशियन केमिस्ट थे। इन्होंने इन्वेंशन कब किया, 1871 में। मेंडलीव ने क्या बताया, इन्होंने तो पहले अपना एक लॉ दिया। वो लॉ क्या था, ठीक, इस लॉ को जनरली ओल्ड पीरियोडिक लॉ भी बोलते हैं। ठीक, इन्होंने क्या बताया, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। इन्होंने भी क्या किया, मास को बेसिस बना के एलिमेंट का अरेंजमेंट शुरू किया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या मिली, ग्रुप और पीरियड का इन्वेंशन। ठीक, ग्रुप एंड पीरियड का इन्वेंशन इन्होंने जो इन्वेंट किया था वो आज तक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी है। इन्होंने क्या बताया, जो वर्टिकल होता है वो ग्रुप होता है और हॉरिजॉन्टल जो होता है वो पीरियड होता है। ये तो आप भी देख सकते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है, वर्टिकल क्या है, ग्रुप है, हॉरिजॉन्टल क्या है, पीरियड है। ठीक, एक और इसमें खास बात क्या थी, इन्होंने जो एलिमेंट्स इन्वेंट भी नहीं हुए थे उसके लिए भी स्पेस छोड़ दी थी। ठीक, कि वहां पे वो एलिमेंट्स आके लग जाएंगे, इन्होंने प्रिडिक्शन करी थी। ठीक, लेकिन इनका ड्रॉबैक क्या था, ड्रॉबैक की भी बात कर लेते हैं। इनका ड्रॉबैक था, इन्होंने रेयर अर्थ मेटल एंड आइसोटोप्स की जगह नहीं थी या फिर उनकी पोजीशन ही नहीं दी थी।
रेयर अर्थ मेटल को भी इन्होंने पोजीशन नहीं दी और ना आइसोटोप्स को पोजीशन दी, जो कि उस समय बहुत ज्यादा थे इन नंबर, उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी उस समय इन्वेंट होने की, इसलिए ये फेल हो गए। ठीक, फिर इसमें मॉडिफिकेशन करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई गई। वो किसने बनाई थी? हेनरी मोजले ने 1913 में। इन्होंने कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया, जर्नल मैथमेटिक्स का यूज किया था। वो क्या था? ठीक, इस लॉ को हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोलते हैं। इसका कहना क्या है कि द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। आप देख सकते हैं इसमें डिफरेंस कहां आया है, वहां मास था, यहां नंबर है, बस और कुछ नहीं। ठीक, लेकिन इस छोटे से चेंज ने पूरी पीरियोडिक टेबल की लुक बदल दी। ठीक, और एलिमेंट्स का अरेंजमेंट इजी हो गया। ये तो आपको भी पता होगा कि मास होल नंबर में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो सबसे बड़ी दिक्कत मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में यही आ रही थी कि जो एटॉमिक नंबर के हिसाब से जो एलिमेंट्स होते हैं वो आगे पीछे हो जा रहे थे। किस बेसिस पे? एटॉमिक मास के बेसिस पे। ठीक, तो उसको करेक्ट करके इन्होंने क्या किया, एटॉमिक नंबर का बेसिस बना दिया। ठीक, और ये तो पता है कि एटॉमिक नंबर होल नंबर होता है, या इलेक्ट्रॉन एक होगा या जीरो होगा, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक, तो ये इतना सा चेंज करके इन्होंने क्या किया, पीरियोडिक टेबल में अरेंजमेंट शुरू कर दिया। इन्होंने लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल का इन्वेंशन किया। जिस पीरियोडिक टेबल का हम यूज करते हैं उसे लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। ठीक, लेकिन इनका भी ड्रॉबैक था। ये ड्रॉबैक आज तक पीरियोडिक टेबल में है। वो क्या है? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ये लिखने के बाद आप 1 मिनट रुकिए और अपनी पीरियोडिक टेबल देखिए, और आप देख सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल से हाइड्रोजन को अटैच नहीं किया गया है आज तक। ठीक, उस समय भी नहीं किया गया था और आज तक भी नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? उसके 2 रीजन है। फर्स्ट है उसकी प्रॉपर्टी एल्कली मेटल्स यानी ग्रुप 1 के साथ भी मैच होती है एंड ग्रुप 13 के साथ भी मैच होती है। सबसे बड़ी बात ये। तो हाइड्रोजन 2 तरह की प्रॉपर्टी रखता है। ठीक, अगर हाइड्रोजन को एटॉमिक नंबर के हिसाब से ना लिया जाए तो उसकी पोजीशन बता पाना बहुत मुश्किल होगा। तो ये एक तरह से ड्रॉबैक भी है और एक अच्छी बात भी है कि हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स हो गई। अगर मास के हिसाब से लेते तो तब भी पोजीशन पता लग जाती, लेकिन उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है प्रॉपर्टीज के हिसाब से, क्योंकि मेंडलीव ने क्या किया था, प्रॉपर्टीज साइक्लिक बनाई थी अकॉर्डिंग टू देयर पीरियड, लेकिन इन्होंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू देयर ग्रुप एंड पीरियड दोनों बनाई। ठीक, इतनी बात क्लियर है। तो अब ये पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी की बात कंप्लीट हो चुकी है कि कैसे कैसे क्या कदम उठाए गए थे। अब बात करते हैं किस चीज की, कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या ड्रॉबैक है। सॉरी, ड्रॉबैक की तो बात हो चुकी है। क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे क्या पीरियोडिक टेबल में है। तो फर्स्ट वन बात कर लेते हैं ग्रुप्स की। ग्रुप्स की तो
ग्रुप्स कौन से होते हैं? जो हमारे वर्टिकली अलाइंड एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम ग्रुप बोलते हैं, ठीक, और उनकी प्रॉपर्टीज भी मैच होती हैं, ठीक। एग्जांपल के लिए अगर हम बात कर लें तो ऊपर से नीचे रेडियस भी बढ़ता है, मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ता है, ठीक। तो जो हमारे वर्टिकल होते हैं वो हमारे ग्रुप होते हैं। अब ग्रुप में ग्रुप वन की बात कर लेते हैं, इसे हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स। ग्रुप टू एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप 3 टू 12, इसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एक छोटी सी बात, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? इनकी मोर देन वन शेल्स अनफिल्ड होती हैं, ठीक। ग्रुप 13, इसे बोलते हैं बोरॉन फैमिली, ठीक। ग्रुप 40 कार्बन फैमिली। ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली, ठीक। ग्रुप 17, अब आपके दिमाग में आया होगा फ्लोरीन फैमिली, सही है, लेकिन उसका एक दूसरा भी नाम है, वो क्या है? बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं। तो ग्रुप 17 फ्लोरीन फैमिली, लेकिन इसका एक और नाम है, उसे बोलते हैं हेलोजन। हेलोजन या हेलोजन्स, ठीक, क्योंकि हेलोजन मतलब एक, हेलोजन मतलब एक से ज्यादा। ग्रुप 18, ठीक, इसे हीलियम फैमिली नहीं बोलते, इसे बोलते हैं इनर्ट गैस या जीरो ग्रुप। एक खास बात बताएं तो ये इनर्ट गैस जो है, इसे जीरो ग्रुप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी वैलेंसी होती है जीरो। वैलेंसी तो 9th क्लास में पढ़ रखी है, ठीक। तो जीरो ग्रुप इसलिए बोलते हैं, इसकी वैलेंसी जीरो होती है, ठीक। अब अब चलते हैं किस पे? पीरियड पे। आप सोच रहे होंगे पीरियड बोल के ग्रुप लिख दिया है, तो इसमें एक बात रह गई है कि पीरियड ग्रुप इसलिए लिखा है क्योंकि ये पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, ठीक। तो एक बार आप फिर से पीरियोडिक टेबल खोल के देखिए, ठीक है। ग्रुप 3, ठीक, ग्रुप 3 का 6th पीरियड एंड 7th पीरियड वाला ब्रैकेट देखिए, वहां पे लिखा होगा लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स, लैंथेनाइड ऊपर एक्टिनाइड्स नीचे, ठीक। और फिर नीचे देखेंगे तो 14 एलिमेंट होते हैं, लेकिन वो बिलोंग किससे करते हैं? ग्रुप 3 से। तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्रुप इसमें कौन सा है पूरी पीरियोडिक टेबल में? वो है ग्रुप 3, ठीक। सबसे छोटा ग्रुप कौन सा है? वो है ग्रुप 4 से लेके 12 तक, ठीक। अब चलते हैं पीरियड में। स्टार्टिंग में बताया था
कि पीरियड की इन्वेंशन मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में हुई थी, और पीरियड मतलब जो हॉरिजॉन्टली चलते हैं, ठीक, हॉरिजॉन्टली मतलब लेफ्ट टू राइट, ठीक। तो इसमें पहले आते हैं पीरियड 1 में। इसमें कितने एलिमेंट होते हैं? 2 एलिमेंट। जैसे लार्जेस्ट ग्रुप 3 है, वैसे स्मॉलेस्ट पीरियड कौन सा है? 1। केवल 2 एलिमेंट्स कंसिस्ट करता है, ठीक। फिर पीरियड 2 की बात कर लेते हैं। पीरियड 2 3। पीरियड 2 3 में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 8 एलिमेंट्स। एक और खास बात, पीरियड 2 और 3 के एलिमेंट्स क्या शो करते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायगोनल रिलेशनशिप क्या है। डायगोनल रिलेशनशिप कुछ नहीं है, जब मान लीजिए ये ग्रुप 2 के पीरियड 2 के एलिमेंट्स हैं और ये पीरियड 3 के एलिमेंट्स हैं, तो जब इसकी 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 और इसकी इसकी और इसकी जनरली यही जो 3-4 सेट है, ठीक, वो क्या करते हैं? इसकी प्रॉपर्टीज इससे मैच हो जाती है, इसकी की प्रॉपर्टीज इससे मैच हो जाती है, इसकी प्रॉपर्टी इससे और इसकी प्रॉपर्टी इससे मैच हो जाती है, ठीक। तो यही चीज क्या कहलाती है? डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक। अब ग्रुप 3 पीरियड 4 की बात करते हैं। पीरियड 4 में होते हैं 18 एलिमेंट्स। पीरियड 5 में भी 18 एलिमेंट्स। पीरियड 6 में 32। अब आप कह रहे होंगे कि पीरियड 5, 6 और 7 में भी 32 होते हैं। ये तो बराबर दिखते हैं, लेकिन ग्रुप 3 में जाएं और 6 और 7 पीरियड में जाएं तो वहां छोटा छोटा लिखा होता है LA और AC। ग्रुप 6 पीरियड 6 में LA लिखा होता है और पीरियड 7 में AC लिखा होता है। और पीरियोडिक टेबल से हट के थोड़ा नीचे 14 एलिमेंट और 14 एलिमेंट लगे होते हैं। तो जो ऊपर वाले 14 एलिमेंट होते हैं उन्हें लेंथेनाइड बोलते हैं, और जो नीचे वाले होते हैं वो एक्टिनाइड होते हैं। वो सारे ग्रुप 3 में ग्रुप 3 की प्रॉपर्टीज से मैच होते हैं। अगर ग्रुप 3 में रख दिया जाता तो जो हमारी पीरियोडिक टेबल सिस्टमैटिक दिखती है, फिर वो सिस्टमैटिक ना दिखती, थोड़ी बल्की हो जाती पढ़ने में। इसलिए क्या किया गया? लेंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज अलग कर दी गई, ठीक। ये हो गई पीरियोडिक टेबल। अब थोड़ा सा कोर्स से हट के बात करते हैं। बहुत सुना होगा एस ग्रुप, पी ग्रुप, डी ग्रुप, एफ ग्रुप। एस ग्रुप तो कुछ नहीं है, क्या है? ग्रुप 1 और 2 का कॉम्बिनेशन है, ठीक। पी ग्रुप क्या है? कुछ नहीं है, 13 से 18 ग्रुप का कॉम्बिनेशन कहलाता है। डी ग्रुप क्या है? 3 to 12 ग्रुप का कॉम्बिनेशन कहलाता है। और एफ ग्रुप क्या है? जनरली लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज को बोलते हैं, ठीक। अब इन्हीं को काहे बोलते हैं? तो वो आती है फिर सबशेल्स, ठीक। सबशेल्स में
कोर्स में है तो नहीं, लेकिन जनरली थोड़ा जान लीजिए तो ये होगा, s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। उसी हिसाब से ग्रुप 1 में आउटर मोस्ट में 1, फिर 2, उसके बाद क्या हो जाता है, डी ग्रुप शुरू हो जाता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, 2 ग्रुप रखे गए हैं। p में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी हिसाब से 13 to 18 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। डी ग्रुप में क्या होता है, 10 होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या होगा, इनको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। और एफ में तो पता ही है 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं पीरियोडिक टेबल का। अगले से हम शुरू करेंगे कहां से, पीरियोडिक सिटी से, ठीक। अब खत्म करने से पहले थोड़ा प्रीवियस टॉपिक की बात कर ले, कुछ पॉइंट रह गया था उसमें, कि उसमें बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के साइन के बारे में। बहुत जनरल सी चीज है, तो बहुत जनरल सी चीज, लेकिन है बहुत बड़ी चीज, ठीक। साइन कन्वेंशन, आयनाइजेशन एनर्जी का साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन गेन का क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक। आयनाइजेशन का निगेटिव और इसका पॉजिटिव क्यों होता है, तो केमिस्ट्री में मेमोराइज रखने के लिए मैं बता दूं कि खुद के लिए जीना निगेटिव, खुद के लिए जीना मतलब आयनाइजेशन में क्या होता है, एटम एनर्जी कंज्यूम करता है तब इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, यानी दूसरे से एनर्जी ले रहा है, कंज्यूम कर रहा है खुद के लिए, ना कि दूसरे के लिए, ठीक। तो वो क्या होगा, निगेटिव साइन में कंसीडर किया जाएगा, ठीक। वही उसका उल्टा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में होता है क्या, दूसरों के लिए जीना पॉजिटिव, दूसरों के लिए जीना मतलब एनर्जी रिलीज कर रहा है किसके लिए, दूसरे एटम के लिए, ना कि अपने लिए, ठीक। वो अलग बात है कि कर अपने लिए रहा है इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करने के लिए, लेकिन एनर्जी रिलीज तो कर रहा है, रिलीज कर रहा है इसलिए क्या है, पॉजिटिव, वो दूसरे एटम में जाके क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है, ठीक। तो ये थोड़ी सी बात रह गई थी, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब अगले टर्म पे देखेंगे, पीरियोडिसिटी से शुरू करेंगे और प्रॉपर्टीज की बात करके चैप्टर सम अप करेंगे। थैंक यू।